डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। अब हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य है, क्योंकि इस समय ये काफी चर्चा में है। हम इसके जो भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों को समझेंगे और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लाना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि सबके लिए, सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून, कॉमन लॉज फॉर ऑल रिलीजन्स, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। शायद समझ में आया कि सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानूनों का होना, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। आज इस पर चर्चा क्यों हो रही है? आज इस पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भारत में जो भी रिलीजियस अफेयर्स या जो धार्मिक मामले हैं, वो सभी धर्मों के लिए कानून अलग अलग है। मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग कानून। तो हर धर्म के लिए अलग कानून है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको उस धर्म के कानून क्या कहते हैं, उनके हिसाब से न्यायालय या जो जजेस हैं वो उस हिसाब से डिसीजंस देते हैं, निर्णय देते हैं कि उनके धर्म या उनका धर्म क्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर हिंदू धर्म है तो अगर वहां कोई डिस्प्यूट होता है तो वो चीजें हिंदू धर्म के हिसाब से रेगुलेट की जाए कि उनका धर्म के कानून क्या कहते हैं। या जो हिंदू कह सकते हैं कि मैरिज एक्ट है, उसके हिसाब से चीजें हों, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मुस्लिम्स कम्युनिटी के साथ कैसे होगा, तो वहां पे मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके हिसाब से। तो देखिए, धर्म अलग, कानून अलग। ठीक है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? दिक्कत यहाँ पे ये है कि हम आजाद हुए थे 1947 में, हमें आजादी मिली। और उस समय जो कानून बनाए गए, ब्रिटिश लोगों ने वो कानून बनाए, तो उन्होंने धर्म के आधार पर ही कानून बनाए। धर्म उसमें प्रमुख था। धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है उसके पीछे भी रिलीजियस कॉज भी था, एक धार्मिक कारण भी था। क्योंकि भारतीयों के कह सकते हैं अंतरात्मा में, दिलो दिमाग में धर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है, धर्मों के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग धर्म, अलग अलग कानून। और हर फैसला उनके धर्म के हिसाब से, उनके धर्म के कानून के हिसाब से होता है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, मतलब कॉमन लॉ सबके लिए नहीं। इसीलिए कॉमन लॉ की बात चल कि सबके लिए जैसे कानून पूरे देश में होने चाहिए। यही कहलाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हमने अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया या एक समान नागरिक संहिता नहीं लाई है। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों नहीं लाया है? बहुत सारे कारण है। पॉलिटिकल कॉजेज हैं, राजनीतिक कारण है, लोगों में पॉलिटिकल विल नहीं है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। और भारत जो है, एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जैसे हम पुरुष प्रधान देश कह सकते हैं। यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, उनका जो स्टेटस है वो मेल से सेकेंडरी लेवल का होता है, प्राइमरी लेवल का नहीं। उनके अधिकारों में धर्म के हिसाब से अधिकार, राइट्स उनको दिए जाते हैं। आपने पिछले समय में चर्चा में सुना होगा ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक का मुद्दा आपके सामने रहा। पहले 3 बार तलाक 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 बोल के जो है मुस्लिम महिलाओं को अलग कर दिया जाता था। और उसके बाद उनके पास मेंटेनेंस का भी अधिकार नहीं होता था, भरण पोषण का भी, क्योंकि उनका जो धर्म कहता है उसके हिसाब से डिसीजन होगा मेंटेनेंस। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, ये पक्षपात है, धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून। अब चूंकि जब कानून बनाए गए थे तब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। क्या उन्होंने इस मुद्दे को नहीं सोचा? जी हाँ, सोचा। उन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है 44,
और ये जो आर्टिकल 44 है ये डीपीएसपी में, अब मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूंगा, हमारे एक संविधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, चौथा भाग, और उस चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है पार्ट 4 में दिए गए हैं, ये जो पार्ट है ये पार्ट 4 में दिए संविधान के। अब डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो राज्य के नीति निर्देशक, मतलब राज्य को कुछ गाइडलाइंस दी गई। एक स्टेट जब कोई पॉलिसी बनाएगा, स्टेट जब कोई कानून लाएगा, तो क्या ध्यान में रखेगा? ये जो उसको निर्देश दिए गए हैं, जो डायरेक्शन दिए गए हैं, जो पार्ट 4 में है, उनको फॉलो करें, स्टेट की ड्यूटी हो। लेकिन ये जो ड्यूटी है ये क्या है? ये कह सकते हैं कि बाइंडिंग नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? कि हम अगर स्टेट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट नहीं भी कर रहा है तो भी बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर। हम कोर्ट में जाके बोल नहीं सकते कि साहब इन्होंने अभी तक डीपीएसपी नहीं लाया। कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं, ये डीपीएसपी का जो चैप्टर है, ये गाइडलाइंस है किसको? गवर्नमेंट को, सरकार को। और इसी में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 44, और इस 44 आर्टिकल में क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि राज्य की ड्यूटी होगी कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगा, और नहीं भी लाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल है, तो आप उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, क्योंकि स्टेट की ड्यूटी है। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। तो कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेट चाहता है तो इम्प्लीमेंट करेगा, नहीं चाहता तो नहीं करेगा। ये 44 डीपीएसपी में एक आर्टिकल है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। तब से अब तक क्या हुआ? एक केस आया था, शाहबानो केस, ये 1985 की बात है। इसमें एक मुस्लिम मुस्लिम वुमेन ने एक अपने मेंटेनेंस की बात की थी, भरण पोषण के अधिकार की मांगा था अपने पति से। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात आ गई, मतलब मुस्लिम कानूनों की बात आ गई, और ऐसा ही दूसरा जो केस था वो सरला मुदगल केस था, और ये बात है 1995 की। तो इन दोनों केसों में, दोनों मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। कब ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, ये आप सोचिए। क्योंकि कारण ये है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया के सबसे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गिनती होती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है राइट टू इक्वालिटी, ये समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 के अलावा 15 है, 21 है, ये 3 आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज की बात की गई? कॉन्स्टिट्यूशन बात की गई है लिबर्टी की बात की गई, इक्वालिटी की बात की, डिग्निटी की बात की, डिग्निटी ऑफ लाइफ, या पर्सन भी कह सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, मूल्य है, संवैधानिक मूल्य है। क्या संवैधानिक मूल्य है? स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा। आर्टिकल 14 में क्या बात की? लीगल इक्वालिटी की बात की, मतलब कानूनी समानता की बात की। यहाँ पे क्या बात की गई? सोशल इक्वालिटी की बात की गई, सोशल इक्वालिटी की बात। यहाँ पे क्या की गई? यहाँ पे राइट टू लाइफ की बात की, और पर्सनल फ्रीडम की बात की। मतलब कानून के सामने सभी लोग बराबर है। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष सभी बराबर, ऑल आर इक्वल। कास्ट के आधार पे, रिलीजन के बेसिस पे, डोमिसाइल के बेसिस पे, किसी भी इस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये समान है, सभी लोग समान। अब देखिए, अगर आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी में हैं या किसी और कम्युनिटी में हैं, आपके साथ धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि नहीं साहब हमारा धर्म तो यही कहता है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन है, उल्लंघन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं ये उनके अगेंस्ट है। ये साहब हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारा धर्म ये बात करता है, और उस धर्म के बेसिस पे अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसी महिला को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है।
समानता की बात की गई। समानता हमारे लिए जरूरी, इक्वलिटी हमारे लिए जरूरी। आप समझोगे इस बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है हमारी। सोशल इक्वलिटी की बात की गई, समाज में किसी आधार पर उनके साथ पक्षपात नहीं किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू लाइफ की बात की गई, जीवन जीने के अधिकार की बात की गई। पर्सनल फ्रीडम की बात की गई, व्यक्तिगत आजादी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब सिंपल सी फार्मूला है कि हमारा संविधान ये कहता है, आप किसी भी धर्म के हो, आपके साथ कोई पक्षपात नहीं होगा किसी भी ग्राउंड पे। तो ऐसा हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो धर्म के आधार पर फिर कैसे डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून हैं। और इसीलिए जरूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, मतलब सबके लिए एक जैसे कानून, सबके लिए एक जैसे लॉ। तो उससे क्या हो जाए, उससे जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कम होगी, जजेस या जुडिशरी का नजरिया एक होगा क्योंकि एक जैसे कानून है, उनके बीच में कोई अंतर नहीं होगा, सबको एक जैसा न्याय मिलेगा। अब न्याय जो जस्टिस होता है, अगर वो धर्म के हिसाब से दिया जाए तो वो अलग अलग हो गया। अब जब अलग अलग हो गया तो जस्टिस क्या, उनका जस्टिस अलग है, इनका जस्टिस अलग है, इनका जस्टिस अलग है। जस्टिस कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जस्टिस अलग अलग चीज तो है नहीं कि आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, उनके लिए अलग है। सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो आप समझ पाए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज, क्या चैलेंज है समझते हैं आप? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, अगर हम बात करें आर्टिकल 25 की बात करें, 25, 26, 27, 28, ये जो आर्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स क्या बात करते हैं? ये आर्टिकल्स बात करते हैं रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, व्यक्ति के धर्म की आजादी की बात करते हैं। तो धार्मिक आजादी है, देखो आपका धर्म क्या कहता है, आपको क्या आजादी है। अब जो आपका धर्म कहता है, जो आपकी आजादी है धर्म के हिसाब से, आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको दे रहा है तो उसमें फिर स्टेट कैसे इंटरफेरेंस कर सकता है, क्योंकि आपको तो गारंटी दी गई है। और आपको अपने धार्मिक, देखिए रिलीजियस फ्रीडम है, और आप अपने रिलीजन के हिसाब से ही वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। तो देखिए कंट्रोडिक्शन हो रहा है, ये विरोधाभास हो रहा है अपने आप में। क्या मेरी बात समझे आप? उसी प्रकार से आर्टिकल 29 क्लॉज 1, इसमें माइनॉरिटीज की कल्चरल ऑटोनॉमी की बात की गई, उनके कल्चरल आइडेंटिफिकेशन की बात की गई। बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो ट्राइब्स हों, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, सबका अपना अपना कल्चर है। इंडिया एक मल्टी कल्चरलिज्म का देश है, बहुविविधता का देश। बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, सब धर्मों के अपने रीति रिवाज हैं, अपने कस्टम्स हैं, और उसके हिसाब से वो लोग रेगुलेट होते हैं, उसके हिसाब से वो चलते हैं। अब जैसे पॉलीगेमी, बहुत सारे धर्मों में आजादी दी गई है कि आप ज्यादा शादियां कर सकते हैं। वो तो बोलेंगे साहब मेरा कल्चरल आइडेंटिटी है, ये तो हमारे समाज में ऐसा ही होता है, हम तो वैसे ही करेंगे। हम कहाँ कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिलीजियस फ्रीडम है हमको, और हमारे कल्चर को कंजर्व करने की आजादी भी दी गई है आर्टिकल 29 में। तो हम तो वही कर रहे हैं जो हमारा कल्चर कहता है। तो हमें कल्चरल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, हमें रिलीजियस प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए उसी हिसाब से। ये तो हमारा धर्म का मामला है। और कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल है 13, आर्टिकल 13 में एक चीज बताई गई, एक चीज ध्यान रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो रीति रिवाज कस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे, वो अवैधानिक होंगे। आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई कस्टम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के अगेंस्ट होगा तो वाइड होगा, जीरो होगा, समाप्त होगा। इधर आर्टिकल 25 को रिलीजियस फ्रीडम देता है, 25 से 28। इधर 29 आपको कल्चरल आइडेंटिटी की बात करता है। तो आप बोलेंगे साहब मेरा तो कल्चर ही है, हमारे कल्चर में पहले से आया है। बहुत सारे लोग अपने आप को ये मानते हैं कि हम कौरव और पांडवों के वंशज हैं, एक ही भाई की शादी होती है, तो ये उनकी परंपरा है। एक ही पत्नी होती है सभी भाइयों की, परंपरा है उनकी, कस्टम्स उनके रीति रिवाज है, आप ऐसे नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कई शादियां करते हैं कि साहब उनकी परंपरा रही है इसलिए करते हैं वैसे। ट्राइब्स में देखेंगे आप, तो कोई चीजें जो परंपराओं में चल रही हैं, क्योंकि उनको कल्चरल आइडेंटिटी की बात की गई है, रिलीजियस फ्रीडम की बात की गई है, तो चैलेंज तो है ही। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है इस बात। ठीक है साहब, अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी धर्म है, जो धर्म होता है वो व्यक्ति का एक पर्सनल, कह सकते हैं ऑटोनॉमी है।
ये मामला है आपका और आपके भगवान का, आपके गॉड का। स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं। आप भगवान शिव को मानते हैं, भगवान हनुमान को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, ये आपका मैटर है। स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं। कि आपका रिलीजियस फ्रीडम, आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, ये आपका मैटर है। स्टेट इसमें क्या कर सकता है? आप किससे शादी करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, जमीन में करना चाहते हैं, आसमान में करना चाहते हैं, स्विमिंग पूल में शादी करना चाहते हैं, मंदिर में करना चाहते हैं, जहां भी करना चाहते हैं करें, कैसे करना चाहते हैं, कौन सी रीति, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस फ्रीडम है। स्टेट का इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। स्टेट पढ़ता भी नहीं, स्टेट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां शादी करने के बाद अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो वहां स्टेट उसमें इंटरफेरेंस करेगा, और स्टेट वहां इंटरफेरेंस करेगा आपके कानून के हिसाब से कि आपका कानून क्या कहता है। तो आप अपने कानून, अपने धर्म के कानून को लेके आएंगे और बताएंगे साहब देखो हमारे धर्म में तो ये लिखा है और ऐसे हमारा न्याय होना चाहिए, उनका तो वैसे होना चाहिए, इनका ऐसे होना चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सबके लिए एक जैसे कानून होंगे, और सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। कोई भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है, सभी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, जहां एक समतामूलक समाज होता है, वहां पर सबके लिए एक जैसे कानून है। भारत में गोवा की बात कर लेते हैं, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। हम उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में प्रोसेस चल रहा है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली, डाइवोर्स, मैरिज, ये सब स्टेट भी कर सकते हैं, स्टेट भी इसमें कानून बना सकते हैं। जैसे स्टेट को लाना है ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में जिनका नाम मिल है, जेस मिल, ठीक है, मिल। तो मिल साहब क्या कहते हैं, ये मिल साहब ये कहते हैं कि दो तरह की आजादी होती है, दो तरह की लिबर्टी होती है, एक पर्सनल लिबर्टी, एक अदर लिबर्टी। जहां पे पर्सनल लिबर्टी है, मेरी आजादी है, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूं, मेरी अपनी आजादी है, इसमें स्टेट इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ये मेरी खुद की आजादी। लेकिन जब आजादी किसी दूसरे को डिस्टर्ब करने लगे, ठीक है, आपकी आजादी जब दूसरे को डिस्टर्ब करने लगे, तब स्टेट को इंटरफेरेंस करना चाहिए। मेरी आजादी मेरे तक है, ठीक है, चलेगा, स्टेट को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी आजादी के कारण दूसरे की आजादी, दूसरे की लिबर्टी को नुकसान पहुंच रहा है, तो स्टेट उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है। सेल्फ रिलेटेड लिबर्टी, अदर रिलेटेड। अगर अदर रिलेटेड है मतलब आपने शादी की, शादी के बाद कोई डिस्प्यूट हुए, स्टेट उसमें इंटरफेरेंस कर सकता है, करेक्ट, आपके धर्म के कानून के हिसाब से करेंगे। लेकिन मुद्दा क्या है, नहीं सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सबके लिए एक जैसे कानून होना चाहिए। जब मुस्लिम कंट्रीज में है एक जैसे कानून, जब गोवा में है, उत्तराखंड बनाने जा रहा है, तो भारत में क्या दिक्कत है? भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन इंटेंशन क्या है, मेन गोल क्या है, उसकी बेसिक थीम क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी ऑफ द पर्सन। जो हमारा संविधान का गोल ये है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, आपको तो अचीव करना ही है, करना भी चाहिए। आज 21st सेंचुरी है, ऐसे में यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेंचमार्क है, कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहता है, उसका जो मेन फोकस है वो ये है इक्वलिटी। तो इसी बेंचमार्क के तहत जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। लेकिन वहां पर जो किसी के कल्चरल वैल्यूज हैं उनको निश्चित रूप से प्रोटेक्ट करके हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर आगे बढ़ सकते हैं, और भारत को वन नेशन वन लॉ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे सभी को फायदा होगा। एक अच्छा टॉपिक था, मैंने सारी चीजें आपके सामने रखे, सारे पक्ष, मैंने लास्ट में कंक्लूजन भी दिया है क्या होना चाहिए। अब हम किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।